हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। देखिए, द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया को हम कैसे कवर करेंगे इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बुक दिखाती हूँ। ये बुक है हमारी वीएल फड़िया एंड कुलदीप फड़िया की, और इसमें जो है 3 यूनिट दे रखे हैं, कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियोलॉजीज़, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंटरनेशनल रिलेशन। तो इसमें जो है मैं ऑलरेडी आपको कॉन्सेप्ट एंड आइडियोलॉजी करा चुकी हूँ, पवेट करा चुकी हूँ। अब जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशन। अब इंटरनेशनल रिलेशन में जो कंटेंट दे रखा है इस बुक में वो है ये, आप सभी इसको देख सकते हैं। ये कंटेंट दे रखा है इसमें, लेकिन मैं जो हूँ एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और ये टॉपिक है हमारा भारत की विदेश नीति। और इस विदेश नीति को हम कैसे कवर करेंगे? इस विदेश नीति को हम इसकी थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, हम इसको MCQ बेस्ड पर पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में इंडियन फॉरेन पॉलिसी को लेकर, उसकी हमें प्रैक्टिस हो जाएगी और हम इजीली समझ भी पाएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। अगर आप लोगों को थ्योरी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और कोई सा भी टॉपिक चाहिए, ये कंटेंट मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया। इससे रिलेटेड कोई सा भी कंटेंट आपके सिलेबस में हो, आप चाहें UGC नेट की तैयारी कर रहे हो या TGT PGT या किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की, तो आप बता दीजिएगा, मैं उसको कवर करा दूँगी। पार्ट 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। पार्ट 1 में हमने 15 क्वेश्चन को कवर किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में बनी है इंडियन फॉरेन पॉलिसी की, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। अब हम आगे के नेक्स्ट 15 क्वेश्चन को आज कवर करेंगे। आइए देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए सारे क्वेश्चन जो हैं हमारे वो MCQ हैं, एक्सपेक्टेड यानी कि मेरे बनाए हुए हैं कि कैसे आ सकते हैं। अब ये ओड 1 भी है, असर्शन रीज़न भी है, फैक्ट बेस भी हैं, तो सारे को कवर कीजिएगा, और जो समझ में नहीं आए वो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अब देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 3 स्टेटमेंट दे रखी हैं, आइए देखते हैं कौन कौन सी हैं। आर्थिक तत्व भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है। ठीक, सैन्य शक्ति केवल रक्षा के लिए होती है, विदेश नीति में इसका कोई महत्व नहीं है। तकनीकी प्रगति और औद्योगिक विकास का विदेश नीति पर प्रभाव पड़ता है। अब देखते हैं हम ऑप्शन की तरफ। देखिए इंग्लिश भी देखी है, इंग्लिश में है इकोनॉमिक एलिमेंट इज़ अ मेजर फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। हम सभी जानते हैं कि जो इकोनॉमिक फैक्टर है वो बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। सेकेंड स्टेटमेंट है मिलिट्री पावर जो है ओनली। देखिए ओनली वर्ड पर आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ओनली जहाँ वर्ड होता है वो मतलब ऑलमोस्ट कैसा होता है, नेगेटिव ही होता है। हैज़ नो पर ध्यान दीजिएगा। इंपोर्टेंस इन फॉरेन पॉलिसी, ऐसा हो सकता है कि मिलिट्री पावर हमारी फॉरेन पॉलिसी में कोई रोल प्ले ना करें। थर्ड है टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हैव एन इम्पैक्ट ऑन फॉरेन पॉलिसी। तो ये क्या है हमारे, अब इसमें पूछा है कि सही विकल्प चुनिए कि सही क्या है। तो आपने देखा फर्स्ट पॉजिटिव है, राइट है, थर्ड पॉजिटिव है, राइट है, हमें सेकंड जो है वो नेगेटिव लग रहा है, तो हमारा जो राइट आंसर होने वाला 1/3। ऑप्शन में देखते हैं 1/3 कहाँ पर है। 1 और 3 है हमारा ऑप्शन नंबर C में, तो हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर C। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, और ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा असर्शन एंड रीज़न। असर्शन में क्या बोलते हैं कि पंडित नेहरू के अनुसार भारत की विदेश नीति केवल एक व्यक्तिगत सोच पर आधारित थी। केवल पर ध्यान दीजिएगा, और कैसी सोच पर थी, ओनली 1%। रीजन क्या कहता है, इसलिए भारत की विदेश नीति में विविधता और दीर्घकालिक दृष्टिकोण का अभाव रहा है। अब देखते हैं हम विकल्प चुनिए। इसमें A और R दोनों सही हैं, R A की सही व्याख्या, A और R दोनों सही हैं, पर R A की सही व्याख्या नहीं है। A ट्रू है, R फॉल्स है, A फॉल्स है, R ट्रू है। तो देखिए A तो हमें कहीं पर भी ट्रू नहीं लगा, क्योंकि ये कभी भी ओनली 1% की वो नहीं थी, तो इसलिए A हमारा रॉन्ग है और R हमारा क्या, राइट है। अब देखते हैं आंसर हमारा क्या है, क्वेश्चन आंसर ऑप्शन नंबर D। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या है, निम्न में से कौन भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। इकोनॉमिक, मिलिट्री, टेक्नोलॉजिकल, पर्सनल, इंटरटेनमेंट। तो जैसे कि अभी लास्ट क्वेश्चन में भी हमने देखा कि इसमें जो पर्सनल है ना वो हमारी इंडियन फॉरेन पॉलिसी में नहीं है। तो इकोनॉमिक फैक्टर है जिससे हमारी इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी इन्फ्लुएंस होती है, मिलिट्री फैक्टर है और टेक्नोलॉजिकल फैक्टर है। तो ये हमारे 3 करेक्ट होंगे, और नहीं क्या है हमारा, पर्सनल, इंटरटेनमेंट। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, नेहरू के अनुसार राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति में संतुलन बनाने का सर्वोच्च उद्देश्य क्या था। According to Nehru, what was the supreme aim of balancing national interest with national peace? Non-aligned policy, strategic alliance, colonial expansion, maximum use of military.
गुटनिरपेक्ष नीति, सामरिक गठबंधन, औपनिवेशिक विस्तार, सैन्य शक्ति का अधिकतम प्रयोग। तो नेहरू किस लिए ज़्यादातर जाने जाते हैं? ये जाने जाते हैं गुटनिरपेक्ष नीति के लिए, क्योंकि जिस टाइम हमारा मतलब वर्ल्ड दो गुटों में डिवाइड हो गया था, एक था हमारा यूएसए और दूसरा था यूएसएसआर। तो कुछ राष्ट्र यूएसएसए के गुट में शामिल हो गए थे, कुछ यूएसएसआर के। तब हमारे इंडिया ने क्या किया था, अलग अपनी एक पॉलिसी बनाई थी, ये थी नॉन अलाइंड पॉलिसी। तो ये क्या करता था, बैलेंस करता था नेशनल इंटरेस्ट को। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। 1971 में भारत की विदेश नीति में कौन सी घटना राष्ट्रीय हित और अंतर्राष्ट्रीय शांति के संतुलन का उदाहरण है? इवेंट इन 1971 एग्जाम्प्लीफाइड द बैलेंस बिटवीन नेशनल इंटरेस्ट एंड इंटरनेशनल पीस इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। अब 1971 में क्या हुआ था उसको देखिए। बांग्लादेश लिबरेशन वॉर एंड एडहेरेंस टू नॉन अलाइंड पॉलिसी, यानी कि बांग्लादेश मुक्ति युद्ध और गुटनिरपेक्ष नीति का पालन। सेकंड ऑप्शन है अमेरिका के साथ स्थायी सैन्य समझौता, संयुक्त राष्ट्र से बाहर निकलना, सोवियत संघ के साथ पूर्ण आर्थिक एकीकरण। देखिए अमेरिका के साथ कोई भी हमारा परमानेंट मिलिट्री पैक्ट नहीं हुआ है, तो ये हमारा रोंग है। संयुक्त राष्ट्र से बाहर निकलने जैसी कोई बात नहीं है, ये हमारा रोंग है। और सोवियत संघ के साथ हमारा कोई भी फुल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन नहीं है, तो ये भी हमारा रोंग है। उस टाइम 1971 में क्या हुआ था, बांग्लादेश का मुक्ति युद्ध हुआ था, यानी कि बांग्लादेश हमारा बना था। तो ये हमारा राइट आंसर होगा 1971 का, जिसने कि नेशनल इंटरेस्ट और इंटरनेशनल पीस को बैलेंस किया था। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट दे रखी हैं, कौन कौन सी हैं। भारत ने एनपीटी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए क्योंकि वे परमाणु निरस्त्रीकरण को बढ़ावा देता था। भारत ने सीटीबीटी यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए क्योंकि ये उसकी संप्रभुता को प्रभावित कर सकता था। अब इसमें देखते हैं सही विकल्प चुनिए, करेक्ट ऑप्शन हमें देखना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही हैं, और ना तो एक ना ही दो सही हैं। तो देखिए भारत ने क्या किया था, एनपीटी पर साइन नहीं किए थे, ये याद रखिएगा, और सीटीबीटी पर भी नहीं किए थे। तो जो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट है ये राइट है, और ये कौन से ऑप्शन में है हमारे, ये बी ऑप्शन में है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, केवल दो सही है, ओनली 2 इज़ करेक्ट। इस पर साइन नहीं किए थे एनपीटी पे, ये याद रखिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। अब इसमें क्या दे रखा है, मैच द फॉलोइंग दे रखा है, हमें मैच करना है। अब इसमें कौन कौन सी घटनाएं दे रखी हैं, भारत की प्रथम परमाणु परीक्षा, फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट, बांग्लादेश की स्वतंत्रता, श्रीलंका में भारतीय शांति सेना की तैनाती, श्रीलंका से भारतीय सेना की वापसी। देखिए हमने अभी लास्ट क्वेश्चन भी पढ़ा कि हमारा बांग्लादेश कब बना था, तो वो 1971। बी का हमारा क्या होगा यहाँ पर, बी का होगा 1। ठीक, ऐसे याद रखिएगा। फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट सभी जानते होंगे 1974, ए का 2। अब बी का 1 ए का 2 हमारा किस ऑप्शन में, आइए देखते हैं। ऑप्शन में है बी का 1, यहाँ पर है, बी ऑप्शन में भी नहीं है, और सी ऑप्शन में भी नहीं है, और डी ऑप्शन में भी नहीं है। ये कौन से, ओनली 1 ऑप्शन में है, वो है ऑप्शन नंबर ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4। अब सी का 3 हमारा क्या था कि श्रीलंका में भारतीय शांति सेना की तैनाती कब हुई, 1987 में हुई। श्रीलंका से भारतीय सेना की वापसी कब हुई, वो 1990 में हुई। तो ये फैक्चुअल जो क्वेश्चन है ये आजकल एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, इसको आप याद रखिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है असर्शन एंड रीजन। 1986 से 88 के दौरान भारत की विदेश नीति में अपेक्षाकृत कम सक्रिय रही, यानी भारत की जो विदेश नीति थी वो कैसी रही, लेस एक्टिविटी इन इंडिया। इसका रीज़न क्या था कि जो प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, उनको हेल्थ इशूज़ थे। तो देखिए हेल्थ इशूज़ अगर किसी पीएम को होंगे तो ऐसा नहीं होगा कि भारत की विदेश नीति में उसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये पर्सनल रीजन है उनका। ठीक, तो इस तरीके से हमें देखना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा, देखिए ए तो करेक्ट है, उस टाइम हमारी जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी थी वो मतलब कम सक्रिय थी, लेकिन आर गलत है, क्योंकि पर्सनल इशूज़ नहीं हो सकता, कोई और रीज़न हो सकता है। तो राइट आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा हमारा सी। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 1992 में भारतीय विदेश नीति में कौन सा प्रमुख वैश्विक परिवर्तन प्रभावी था। अब देखते हैं इसमें, विच मेजर ग्लोबल चेंज इन्फ्लुएंस इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इन 91-92, एंड ऑफ कोल्ड वार, डिसोल्यूशन ऑफ नाटो, फॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन, चाइना एंट्री इनटू WTO। तो देखिए 1991 और 92 के टाइम पे क्या हुआ था, कोल्ड वार का एंड हुआ था। तो ये क्या होगा हमारा, ये एक बहुत बड़ा ग्लोबल चेंज था इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी के लिए। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए जब हम क्वेश्चन करते हैं तो ज़रूरी होता है कि हम उसके चारों ऑप्शन को डिटेल में पढ़ें। अभी आपको एक आइडिया हो गया किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको अब क्या आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप नाटो के बारे में पढ़ें,
यूरोपियन यूनियन के बारे में अच्छे से स्टडी करें और चाइना WTO का जो रिलेशन है उसके बारे में भी अच्छे से स्टडी करें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25, 1996-7 में CTBT पर भारत के रुख का मुख्य आधार क्या था? परमाणु परीक्षण पर पूर्ण प्रतिबंध का समर्थन, यानी सपोर्ट फॉर ए कंप्लीट बैन ऑन न्यूक्लियर टेस्टिंग। परीक्षण प्रतिबंध के बावजूद परमाणु अप्रसार में असमानता, इनइक्वालिटी इन न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन डिस्पाइट द टेस्ट बैन। सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता की मांग, परमाणु ऊर्जा के पूर्ण त्याग का संकल्प। तो ये बात हो रही है हमारी किस टाइम की? 1996 और 7 में CTBT की। तो उस टाइम क्या था, क्या डिमांड की थी उन्होंने कि इनइक्वालिटी इन न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन डिस्पाइट द सेट टेस्ट बैन। जो परीक्षण प्रतिबंध के बावजूद परमाणु अप्रसार में असमानता है वो क्या है? उसका CTBT का एक आधार था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26, ये है जे बंदोपाध्याय ने अपनी पुस्तक, देखिए एक क्वेश्चन में इनकी बुक भी दे रखी है तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा क्योंकि बुक्स भी पूछ ली जाती हैं। द मेकिंग ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी में भारतीय विदेश नीति के आर्थिक आयाम के 3 मुख्य संकेतकों में से किसे शामिल नहीं किया गया है। क्वेश्चन को समझिएगा कि जो ये जे बंदोपाध्याय हैं इनकी बुक है द मेकिंग ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, और इसमें इन्होंने क्या बताया है? इंडियन फॉरेन पॉलिसी के इंडिकेटर्स बताए हैं, इकोनॉमिक डायमेंशंस, उसमें 3 बताए गए हैं। कितने बताए गए हैं? 3। अब ऑप्शन हमारे पास कितने हैं? ऑप्शन है हमारे पास 4। पूछा गया है कि कौन सा नहीं है? सिक्योरिटी, फॉरेन एड, इंटरनेशनल ट्रेड, कल्चरल एक्सचेंज। अगर आप BL फड़िया की बुक को पढ़ेंगे तो उसमें क्लियरली मेंशन है कि जी बंदोपाध्याय ने जो बुक है इनकी द मेकिंग ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, उसमें कौन कौन से बताए हैं? तो उसमें बताए हैं सिक्योरिटी की बात की है, फॉरेन एड की बात की है, इंटरनेशनल ट्रेड की बात की है। उन्होंने कहीं पर भी कल्चर एक्सचेंज की बात नहीं की है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। इन तीनों को याद रखिएगा। अब देखें क्वेश्चन नंबर 27, पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार भारत की विदेश नीति के बारे में कौन सा कथन सही है? अकॉर्डिंग टू पंडित जवाहरलाल नेहरू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी? कौन सा सही है आइए देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट वॉज इंटायरली क्रिएटेड बाय नेहरू पर्सनल विजन। ये पूरी तरह नेहरू के व्यक्तिगत दृष्टिकोण से बनाई गई थी। देखिए जहाँ पर पर्सनल आ जाता है, क्योंकि हम इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहे हैं, हम पूरे देश की बात कर रहे हैं, तो जहाँ पर पर्सनल होगा वो हमारा रॉन्ग होगा। ठीक। इट वॉज द प्रोडक्ट ऑफ इंडियन कंडीशन नॉट जस्ट नेहरू पर्सनल इन्वेंशन। ये केवल नेहरू की व्यक्तिगत रचना नहीं थी बल्कि भारतीय परिस्थितियों की उपज थी, तो ये हमारा राइट है। अब देखते हैं थर्ड और फोर्थ। इट वाज बेस्ड ऑन फॉलोइंग सुपर पावर इन इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट। ये अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों में महाशक्तियों का अनुसरण करने पर आधारित थी। देखिए इंडिया ने कभी भी किसी भी सुपर पावर को सपोर्ट नहीं किया, तो ये भी हमारा रॉन्ग है। इट वाज डिज़ाइन टू प्रमोट इंपीरियलिज्म एंड कोलोनियलिज्म। तो देखिए ये इंपीरियलिज्म एंड कोलोनियलिज्म को क्रिटिसाइज़ करती थी, मतलब उसके विरोध में बात करती थी, तो ये भी हमारा रॉन्ग है। हमारा राइट आंसर क्या है? इसमें क्या पूछा है कि नेहरू के अनुसार भारत की विदेश नीति के बारे में कौन सा कथन सही है? तो हमारा कथन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी, कि ये व्यक्तिगत रचना नहीं थी बल्कि ये कैसी थी? भारतीय परिस्थितियों की उपज थी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है। नेहरू ने क्या किया था? उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और फांसीवाद का ये विरोध करते थे, और इन्होंने क्या किया था? महाशक्तियों के संघर्ष में गैर भागीदारी और शांतिपूर्ण समाधान के समर्थक थे। और इन्होंने क्या क्लियर किया था कि भारत की विदेश नीति उनकी व्यक्तिगत नीति नहीं बल्कि भारतीय परिस्थितियों का परिणाम थी। उनका मानना था कि अगर कोई नेता भी विदेश नीति संभालता तो वो नीति लगभग वैसी रहती। उनका कहना यह था कि अगर मेरी जगह कोई और भी होता तो वो नीति हमारी वैसी ही रहती। ये एक्सप्लेनेशन है। अब देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 28, और इसमें क्या मेज द लीडर हैं और उनके टाइम जो फॉरेन पॉलिसी पर इम्पैक्ट पड़ा था वो है। अब देखते हैं कौन कौन से लीडर हैं और कौन कौन से इम्पैक्ट यहाँ पर दे रखे हैं। अच्छा 3 ऑप्शन है हमारे पास, A, B, C, इनको हमें मैच करना। सबसे पहले है नेहरू सैटेलाइट, B है इंदिरा गांधी और C है राजीव गांधी। नेहरू के टाइम पे क्या था? सबसे पहले तो आप याद रखिएगा कि इंदिरा गांधी के ये जो है बांग्लादेश कब बना था इंडिपेंडेंस, न्यूक्लियर टेस्ट कब हुआ था? आपको अगर याद हो 1974 में, तो ये कब हुआ था? ये होता इंदिरा गांधी जी के टाइम पे। ठीक। और इसके बाद जो हमारी वीक फॉरेन पॉलिसी थी वो क्यों थी? जब करप्शन हुआ था तो वो उस टाइम पर कौन PM थे? वो थे हमारे राजीव गांधी। और नेहरू के टाइम पे स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी थी, ये है हमारे नेहरू जी। तो A का 3, B का 1 और C का 3। अभी देखिए पीछे हमने एक क्वेश्चन भी किया था जो जिसमें राजीव गांधी की हेल्थ की बात की गई थी, तो वो हेल्थ की वजह से नहीं था बल्कि वहाँ पर क्या था? करप्शन की बात थी। तो इस तरीके से हमारा राइट आंसर क्या होगा? B का 1 हमारा कौन से में है? सॉरी A में। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर A।
ये थोड़े से मतलब आपको हिंट दे रखे हैं, आप इससे इजीली कर सकते थे। बांग्लादेश कब बना था, न्यूक्लियर टेस्ट कब हुआ था, हमारी फॉरेन पॉलिसी करप्शन के टाइम पे कब वीक थी और कब स्ट्रॉन्ग थी। तो ये लीडर की बात की गई है। ये देखिए एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है। नेहरू के टाइम पे स्ट्रॉन्ग डिस्पाइट वीक इकोनॉमी, यानी इकोनॉमी वीक थी लेकिन हमारा वो क्या था, इंडियन फॉरेन पॉलिसी हमारी स्ट्रॉन्ग थी इंदिरा गांधी के टाइम पे। और ये करप्शन का इम्पैक्ट था राजीव गांधी के टाइम पे। अब इसमें पूछा गया है कि स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी वाले नेताओं में से अलग चुनिए, चूज़ द ऑड वन। नेहरू के टाइम पे स्ट्रॉन्ग थी, इंदिरा गांधी जी के टाइम पे स्ट्रॉन्ग थी, लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पे स्ट्रॉन्ग थी, राजीव गांधी जी के टाइम पे स्ट्रॉन्ग नहीं थी। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि राजीव गांधी के समय पॉलिसी वीक रही ड्यू टू करप्शन चार्जेस। क्वेश्चन नंबर 29 है, सही कथन चुनिए, करेक्ट स्टेटमेंट। गल्फ क्राइसिस में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बहुत एक्टिव थी। 1971 में बांग्लादेश इंडिपेंडेंस हुआ। 1996 में CTBT वोटिंग में इंडिया अकेला स्टैंड पर था। देखिए जब गल्फ क्राइसिस चल रहा होगा तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी कैसे एक्टिव होगी, कॉमन सेंस है, एक्टिव नहीं हो पाएगी। अब इसमें पूछा क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट। अब हमारा आंसर क्या होगा, फर्स्ट तो हमारा रॉन्ग है। 1991 में हमारा 1971 में बांग्लादेश बना, तो जहाँ पर 2 और फर्स्ट हमारा कौन से में है, एक सेकेंड, इसमें फर्स्ट है तो इसको कट कर देते हैं। वो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ओनली बी एंड 3। अब देखते हैं, एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है कि स्टेटमेंट फर्स्ट गलत है क्योंकि जब गल्फ क्राइसिस था तो इंडिया की पॉलिसी इनएक्टिव थी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। घटनाओं को सही क्रम में लगाइए। ये घटनाएं कौन कौन सी हैं, न्यूक्लियर टेस्ट, आर्यभट्ट लॉन्च, बांग्लादेश इंडिपेंडेंस। अब इनको लगाते हैं। देखिए न्यूक्लियर टेस्ट हमारा कब हुआ था, 1974 में, ठीक। आर्यभट्ट हमारा कब का, 1975। और बांग्लादेश हमारा कब बना, 1971। तो पहले हमारा क्या आएगा, 3 आएगा 1971, उसके बाद 1974, उसके बाद 1975। तो पहले आएगा हमारा 3, 1 एंड 2, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर, ठीक। याद रखिएगा ये ईयर। ये देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी है, पहले बांग्लादेश, फिर न्यूक्लियर टेस्ट और फिर आर्यभट्ट लॉन्च। अब बात करते हैं हम होमवर्क की। आपने होमवर्क देने से पहले बता देती हूँ कि हमने अभी तक इंडियन फॉरेन पॉलिसी के 30 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। पार्ट 1 में 15 किए और पार्ट 2 में 15 किए। अब इसके बाद है आपकी बारी कि आप ये होमवर्क करें और इसका अपने खुद को एनालिसिस करें कि आपने कितना सीखा। तो होमवर्क का हमारा क्वेश्चन क्या है कि इंटरनल यूनिटी से फॉरेन पॉलिसी स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक। रीज़न हमारा है कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी फॉरेन पॉलिसी को वीक कर देती है। अब ये असर्शन और रीजन वाला है, इसके ऑप्शन ये हैं, बोथ ए आर ट्रू, आर एक्सप्लेनेशन ए, बोथ ए आर ट्रू बट डज नॉट एक्सप्लेनेशन ए ट्रू आर फॉल्स, ए फॉल्स इज आर ट्रू। क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा, होमवर्क है ये आपका, और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। आई होप आपको इंडियन फॉरेन पॉलिसी समझ आई होगी। ये देखिए बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, लेकिन हाँ एक इससे आप छोटा मोटा सा जो भी कॉन्सेप्ट है वो उससे समझ सकते हैं, क्योंकि अगर हम डीप में जाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा मतलब एक हाई लेवल एग्ज़ाम के लिए हो जाएगी। तो आप देखिएगा, अगर जिसको डीप में पढ़ना है तो वो बता दीजिएगा, मैं थ्योरी बेस्ड लेकर आऊँगी। ये बहुत ही ईजी टाइप के क्वेश्चन थे, लेकिन इसके लिए भी आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना जरूरी था। आई होप आपको समझ आए होंगे, और होमवर्क जरूर कीजिएगा। और अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। मैं ऑलरेडी हर वीडियो के नीचे है, इसके नीचे भी ज़रूर दूँगी। थैंक यू सो मच।